वहाँ तक काफ़ी कुछ था, कई भारतीय शासकों का वह रहा है। और ये जो मंगोल हैं, ये लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। हाँ, मंगोल, चाइना, ये लगभग ये हाँ, कोरिया और इन सब एरिया बहुत सारे लोग थे। तो उनका ट्रैवल, हाँ, एक चीज़ और बड़ा कंफ्यूजिंग भरा होता है ये कि बुद्ध जन्मे भारत में जी, लेकिन भारत में बुद्धिज़्म नहीं है। हम हिमालय को जैसे ही क्रॉस करते हैं बुद्धिज़्म ही बुद्धिज़्म है, सिर्फ बुद्धिज़्म, इस्लाम भी नहीं होता। बिल्कुल। ऐसा क्यों? अब वही है कि जब जिनके हाथ में सत्ता आई, अब वो जब गढ़ा जाता है तो अशोक का काल बताया जाता है, लेकिन उसका सही इतिहास नहीं मिलता कि कब से। कहने को तो कहा जाता है कि वीरदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने कब्जा किया और ये किया वो किया। हाँ। लेकिन इस देश में जब वर्णवादी लोग जिन्होंने आधिपत्य किया तो बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ होगा। हाँ, उस कल्पना कर सकते हैं। आज जैसे शासन है, अभी बहुत छोटी चीज़ बता दूं कि आप शासन में तो समता होनी चाहिए, संविधान भी हमें बराबर का अधिकार देता है और संविधान कहता है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, बशर्ते वो दूसरे के धर्म पे प्रचार प्रसार और मान सकते हैं। वो दूसरे के धर्म को डिफेम न करें, टारगेट न करें। आज थोड़ी देर के मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं अखंड रामायण का पाठ बैठा हूँ, इजाज़त की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बुद्ध धर्म को मानने वाला, बुद्ध ने धर्म चलाया नहीं था, बाद में इसको धर्म बना लिया। उन्होंने एक दर्शन दिया था, दर्शन, इंसानियत का दर्शन। तो यही अपने बहराइच में देखा कि कई बार लोग परमिशन मांगते रहे और परमिशन नहीं मिली, बौद्ध कथाएं नहीं करा सके। तो ये तमाम सारी बातें हैं, शासन द्वारा इसको ज़्यादा टारगेट किया गया। कांग्रेस के टाइम में भले ही इतना नहीं था, तो इतनी चेतना नहीं थी, चेतना जगी तो आज की स्थितियाँ बड़ी दुरूह हो गई हैं। और जब उस समय राजतंत्र था, उस समय इस पर ज़्यादा अत्याचार हुए। हाँ, ये बिल्कुल आप वैसा ही एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि अभी हल्दी घाटी का शायद जिक्र है, जहाँ पर अकबर जंग जीत लेता है और एक वहाँ पर एक शिलालेख लिखी हुई होती है कि अकबर जंग जीते हुए थे। उसको अभी बीजेपी में कोई नेता था, उन्होंने उसको बदल के वहाँ लिख दिया कि महाराणा प्रताप वो जंग जीते हुए हैं। आपने शायद ये देखा होगा कहीं। हाँ, ऐसे ही आप ये शायद हुआ हो कभी। ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से रियल में नहीं होता, लेकिन उसको बनाया जाता है। एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुग़लों के ज़माने में ये जो वर्ण व्यवस्था का मसला हुआ, ये मुग़लों की वजह से हुआ। उन्होंने जानबूझ करके ये चीज़ करी हम लोगों को में डिवाइडेशन पैदा करने के लिए। जबकि आप ये बात कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म जो मनुस्मृति लिखी गई उस किताब के अनुसार जी वर्ण व्यवस्था लागू हुई। बिल्कुल। तो इसमें क्या सही क्या गलत है आपके हिसाब से? देखिए, इस देश में मुस्लिम शासकों का एक ही दोष था। क्या रहा? एक ही? हाँ, मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया उनको भी कालांतर में फिर बाद में उतना वो अधिकार नहीं मिल पाया शुरुआत में जो इस्लाम के अनुसार होना चाहिए। जो यहाँ के लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, जो धर्मांतरण करते गए, तो उनके लिए शुरुआत में भले ही मदरसे रहे हो, कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन सामाजिक जीवन में जो वर्ण व्यवस्था चला रही थी कि इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है बड़े वर्ग को, उस पर उन्होंने मुस्लिम शासकों ने हाथ नहीं डाला। अच्छा, जो कन्वर्ट हो गए उसके लिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पढ़ सकते हो। वो भी मतलब हम ये नहीं कहते कि हर जगह रहा होगा, हो सकता है व्यवस्था रही हो, लेकिन बाकी जो यहाँ था कि पढ़ नहीं सकते, तो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था जो थी उस पर उन्होंने हाथ नहीं डाला। क्यों? अब जो भी रहा हो, चाहे इस देश को अपना शासन चलाना था, अगुआ वही थे, दरबारी वही थे। ज़्यादातर मुस्लिम शासकों के यहाँ भी दरबारी अगर मिलेंगे, जिनको सोकाल्ड हिंदू कह सकते हैं, तो उसमें वही लोग मिलेंगे, ये वर्ग तो नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो ये कहा जाता है कि मुग़ल जो थे उन्होंने बहुत अत्याचार किया है। मतलब एक फिल्में आजकल बनती हैं, देख रहे होंगे,
अच्छा, फिल्म बनाने के लिए आप क्या कर देंगे? इतिहास रहेगा उसमें क्या? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन समाज को तो यही बताने की कोशिश की जा रही है। समाज में तो परसेप्शन फैलाया जा रहा है। और मैंने एक बात कही कि भारत का इतिहास कभी सांप्रदायिक नहीं रहा, उसको सांप्रदायिक बनाया गया है। अभी के टाइम के हिसाब से बिल्कुल। संस्कृति में आपने वर्ण व्यवस्था की बात कई बार आपने करी जी। अगर वर्ण व्यवस्था की चीज़ें इस तरह से थी तो संविधान में इसको एसटी, एससी और ओबीसी और जनरल कैटेगरी में क्यों डिवाइड कर दिया गया? देखिए, जो वर्ग ज़्यादा पिछाड़ा गया था, ज़्यादा सताया गया था, उसको अधिकार देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको उसने वर्गों के हिसाब, वर्ण को वर्ग में बदल दिया। वर्ण को वर्ग में बदला। यही तो मुझे लगता है मिस्टेक है। आप रियलिटी से आपने हटा दिया। वो इस बारे में आप, वो एक शख्स जो होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि मैं किस वर्ण व्यवस्था का हूँ, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वर्ग में चीज़ें बदल गई तो उनके अंदर और भी चीज़ों में बदलाव आया, वो कंफ्यूज हो गए। अब उन्हें लगता है हम हिंदू हैं सारे के सारे। तो वर्ग जो चीज़ पहले से चल रही थी, हमको उसी में इस चेतना को जगाना था। नहीं, वो अगर होता तो बहुत सारी चीज़ें, फिर वर्ण अगर होता तो वर्ण को अघोषित रूप से तो आज भी वर्ण है, नहीं घोषित रूप से है, लेकिन परसेप्शन को बदल दिया गया। चीज़ों को अपनी जगह से हटा करके दूसरी जगह रखा गया, सिर्फ स्थान को बदल दिया गया, जगह को बदल दिया गया। जो शूद्र थे उसको वर्ण से हटा करके वर्ग में कर दिया। अब जब लोग वर्ग में आए तो वो कंफ्यूज हो गए। जैसे दलित समुदाय अपने एक नेता से जुड़ नहीं पाता है, इसका कारण यही है कि बहुत सारे समुदाय, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो श्रीवास्तवा हैं या फिर जो वर्मा हैं, जाटव हैं, ये लोग, इन्हें लगता है ये बनिया समाज से हैं, बट आपने भी बताया कि ये शूद्र समाज से हैं। तो इसका कारण तो यही रहा है ना। तो ऐसा नहीं लगता कि वो तो ग्रंथों में भी गुमराह किया गया। जैसे कृषि को व्यापार बता दिया गया, वैश्य समुदाय का हिस्सा बताया, गीता में आप देखेंगे या कई जगह, तो वो तो गुमराह करने का वहाँ भी प्रयास किया गया। अच्छा, उस तरीके से ग्रंथों में भी मिलेगा, लेकिन जो व्यवहार होता था वो उस तरीके से, ऊंच नीच का जो व्यवहार था उससे स्पष्ट होता था कि ये किस वर्ण के लोग हैं। व्यवहार से, यानी कई बार लिखा कुछ और गया और किया कुछ और गया। बिल्कुल। आज भी आप देहात में चले जाए, मैं एक उदाहरण दे दूं, आज बहुत कुछ बदल गया है, इसके बावजूद सामने चौधरी साहब हैं, सामने यादव जी हैं, मौर्य जी हैं, और पीठ पीछे वही सब दोहराया जाता है। सही बात है। एक चीज़ और, आपने इसके किताबों की हमने शुरुआत में बात की थी, तो जो आपकी प्रमुख 10 किताबें हैं जी, उसमें किस बारे में बात की गई है? जो बुद्ध के बारे में लिखा, उसमें तो बुद्ध की विचारधारा को, उनके इतिहास को मैंने जानने का प्रयास किया है कि उनकी सोच क्या थी। और एक मेरी महत्वपूर्ण किताब डॉक्टर अम्बेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल, मैंने इसे 3 चैप्टर में दिया हुआ है। सरदार पटेल पे एक आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में घुसने नहीं दूंगा, मैंने खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने? हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, और उनको चुनाव हरवा दिया था। ये सरदार पटेल कहते हैं? ये लगाया जाता है। अच्छा, आरोप लगाया जाता है। मैं बिल्कुल उलट कहता हूँ। हर वक्त ये आप कहीं अगर इस पर चर्चा आएगी तो लोग, शेड्यूल कास्ट के तमाम सारे लोग बोलते मिल जाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर को सरदार पटेल ने चुनाव हरवाया। कारण क्या था? 37 में और 46 में दोनों समय जब चुनाव हुए, एक 37 में हुआ 1935 का इंडिया एक्ट आने के बाद में दलीय आधार पर, और एक 46 में हुआ। दोनों बार कांग्रेस की ओर से चुनाव समिति के जो थी, उसके अभियान समिति, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल दोनों बार थे, और पूरे देश में कुछ प्रांतों को छोड़ करके कांग्रेस जीती भी। मैं कहता हूं डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी के पहले जो भी चुनाव लड़े, जीते, एक भी चुनाव हारे ही नहीं। आज़ादी से पहले? आज़ादी के पहले उन्होंने 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनाव जीते। 1937 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनका संगठन था स्वतंत्र मजदूर दल। स्वतंत्र मजदूर दल।
उससे वो स्वयं भी जीते, उनके और प्रत्याशी जीते केवल बॉम्बे प्रदेश में। उसमें बॉम्बे प्रदेश नाम था, ये गुजरात और महाराष्ट्र मिला करके बॉम्बे प्रदेश कहलाता था। इसके बाद में जब 46 में हुआ तो चुनाव नहीं लड़े स्वयं, और इसलिए नहीं लड़े क्योंकि गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर थे, जिसको लेबर मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था और श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते थे, उस समय वो थे। वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी पार्टी चुनाव लड़ी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, और महाराष्ट्र से सारी सीटें हार गई। 51 सीटें पूरे देश में लड़ी थी, उसमें केवल 2 सीटें जीती थी। एक CPN बरार से मिस्टर जाधव करके, और दूसरा बंगाल से जीते जोगेंद्र नाथ मंडल। ये नाम आपको जरूर सुना हुआ होगा। तो उन स्थितियों में डॉक्टर अंबेडकर फिर ये जो संविधान सभा में पहुंचने वाली बात थी, ये सीधे चुनाव जनता द्वारा नहीं हो रहा था। वो विधायक लोग जिससे राज्यसभा के चुने जाते हैं, अच्छा हाँ, ऐसे 5 विधायकों द्वारा वो आबादी निर्धारित थी, उसके आधार पर विधायक चुने गए थे, और 5 विधायकों द्वारा प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, इस तरीके से जैसे होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उस आधार पर चुनाव होता था। और ये डॉक्टर अंबेडकर को चुना जाना था। क्योंकि महाराष्ट्र में एक भी विधायक नहीं जीता था, वहाँ सो नहीं सकते थे। CPN बरार वालों ने कुछ प्रयास नहीं किया। जोगेंद्र नाथ मंडल जो स्वयं चुनाव लड़ना चाहते थे, संविधान सभा में आना चाहते थे, उस समय तक ये विभाजन नहीं हुआ था पाकिस्तान में इसका, तो उन्होंने स्वयं न लड़ करके डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा भेजने की बात कही, और फिर लड़ाया। वहाँ जो है वो लॉ मिनिस्टर थे, बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग का शासन था, लेकिन वो जीते थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, मुस्लिम लीग से नहीं जीते थे। तो उन्होंने स्वयं अपना प्रस्ताव दिया, डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्तावक बने। और इसके अलावा कांग्रेस के विधायक द्वारकानाथ बरूरी, गयानाथ विश्वास, छेमी चंद्र सिंघा, और निर्दलीय विधायक में भी थे वो मिस्टर मल्लिक, और एक थे वो मुर्शिदाबाद के विधायक थे वीर बिरसा, ST थे। 7 विधायकों ने इनको वोट किया, डॉक्टर अंबेडकर। 5 चाहिए थे, 7 वोट का प्रथम वरीयता का इनको मिला, और उसके आधार पर ये चुनकर आए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर वो चुनाव जीते। इसके बाद विभाजन की जब रेखा बनी और ये तय हो गया कि ये पूर्वी पाकिस्तान जो जैसोर खुल्ला जहाँ से जीत के आए हैं, वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में जा रहा है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर बहुत परेशान हो गए, जिनका मैंने जिक्र किया था कि वो लंदन गए, चर्चिल से मिले, क्लेमेंट एटली जो उस समय प्रधानमंत्री था उससे मिले, और लॉर्ड पैथिक जो भारत मंत्री के रूप में था उससे मिले। बात बहुत बनती नजर नहीं आई, और उन स्थितियों में ये काम सरदार पटेल ने किया। गांधी को तैयार किया, नेहरू को तैयार किया, और उनको लेके आए संविधान सभा में। MR जयकर का इस्तीफा दिलवाया और उनकी जगह निर्विरोध चुनवाया, और पत्र भी लिखा। उस समय BG खेर वहाँ के प्रधानमंत्री थे बॉम्बे के, जिसको मुख्यमंत्री होता था। उनको पत्र लिखा कि इस सीट से जो MR जयकर की खाली की गई है, यहाँ से अंबेडकर और सिर्फ अंबेडकर को चुना जाना है। ये पत्र है उनका, सरदार पटेल का। और स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनसे भी पत्र लिखवाया। और एक थे इनके मिस्टर मावलंकर, BG मावलंकर, वो जो है उस सीट से लड़ना चाहते थे। उनको कहा कि नहीं, आप नहीं लड़ेंगे, इस सीट पे अंबेडकर लड़ेंगे, उनको चुन के आना है, और फिर आगे आपको मौका दिया जाएगा। बाद में वो लोकसभा के अध्यक्ष भी बनाए गए, बनाया उनको, लेकिन उस समय वहाँ से उनको चुनवाया। निजलिंगप्पा को रोका। निजलिंगप्पा अपने किसी साथी को BPKV राव को लड़ाना चाहते थे, दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे, उनको रुकवाया, और वहाँ से निर्विरोध डॉक्टर अंबेडकर चुन करके सदन में आए। आप अगर पढ़ेंगे तो जो संविधान सभा में उन्होंने भाषण दिया, लोग कहते हैं कि 2 चीज़ अक्सर बोल जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा विद्वान कोई नहीं था, इस नाते उनको बनाने को कहे। कतई नहीं। आपका हक मारने के लिए हमको किस विद्वत की जरूरत है, आप बताइए।
मनुस्मृति बनाने के लिए किसी विद्वता की जरूरत है क्या? आज हक मारने के लिए चाहे योगी बैठे हो चाहे कोई दूसरा बैठा दिया जाए, पक्षपात करना है तो आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए विद्वता की जरूरत नहीं है, उसके लिए चालाकी और धूर्तता की जरूरत होती है। चुनाव आयोग सब कुछ कर रहा है, आप देख रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर विद्वान थे, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इसी नाते बनाया गया, ये कहना कतई गलत है। और डॉक्टर अम्बेडकर का स्पीच सुनिए आप, मैं उल्लेख करना चाहता हूँ थोड़ा सा, स्पीच तो बड़ी है। उन्होंने जब संविधान तैयार हो गया तो बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो संविधान सभा में केवल डिप्रेस्ड क्लास, अछूत, इनके सेफ गार्ड के रूप में काम करने के लिए आना चाहता था, लेकिन जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बनाया गया तो मुझे आश्चर्य हुआ, और जब ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया अगले दिन तो मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मेरे ऊपर कांग्रेस ने इतना विश्वास किया, मैं इसके लिए मतलब अंग्रेजी में उनके शब्द हैं कि बहुत अनुग्रहित हूँ, लेकिन इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। और संविधान बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे, एक उसमें मर गए, एक ने त्यागपत्र दिया, उनके स्थान पे दूसरे लाए गए, लेकिन उन 7 लोगों में चाहे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो, एन गोपाला स्वामी आयंकर हो, सैयद सादुल्ला, BL मित्रा, KM मुंशी, DP खेतन, और बाद में जो लोग लाए गए थे वो TT कृष्णामाचारी, एन माधवन, कोई 2 मीटिंग बैठा, कोई 4 मीटिंग बैठा, कोई अपना विदेश घूमता रहा, कोई बीमारी दवा कराता रहा। ये सारा काम अपनी बीमारी की हालत में रात दिन एक करके डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। और इसके बावजूद जब उनकी प्रशंसा होने लगी संविधान सभा में कि आपने बहुत मेहनत किया, तो उन्होंने कहा नहीं, अकेले मैंने नहीं किया, BN राव का भी योगदान है, ये प्रतिया लेकर आए थे। और मिस्टर मुखर्जी, CM मुखर्जी या SM मुखर्जी करके नाम है, यार सही याद नहीं आ रहा है, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया है, उनका भी योगदान है। अपने हाथों से फलाने लिखा है, उनका भी योगदान है। आप बताइए, इतनी ईमानदारी से कोई कह सकता है? जब प्रशंसा की जा रही तो अकेले प्रशंसा नहीं दिया, जबकि रात दिन उसमें ये कर दिया, अपनी बीमारी की हालत में लिखा डॉक्टर अम्बेडकर। इस नाते डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता है। केवल वहाँ कोई खेल नहीं था संविधान के, ऐसे 4 प्रतियां रख लिया और इधर से उधर करके और दे दिया। और इसके बाद भी संविधान सभा में बहस होती थी, हर मुद्दे पर बहस होती थी, और हर मुद्दे पर जवाब देना होता था, और सहमति बनना जरूरी था। उसमें भी बड़ा योगदान सरदार पटेल और नेहरू का है, उसमें बड़ा योगदान है। अन्यथा बहुमत से पास होता था, अगर बहुमत न होता तो तमाम सारी चीज़ें 7,665 नोटिसें आई थी संशोधन की, और जिसमें से 2,473 नोटिसों पे संज्ञान लेकर के उसमें परिवर्तन हुआ है, लिखे के बाद भी, और सब पे जवाब दिया है, तब सर्वसम्मति से बना। और आज ये लोग, थोड़ा बात तो राजनीतिक हो जाएगी, लेकिन कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, जिन लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर की 100 यात्रा निकाली, संविधान को मानने से इनकार किया, कहा कि हमें वो मनुस्मृति चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को नहीं माना, वो लोग आज उनकी मूर्ति लगा रहे हैं, आज उनकी बड़ी पूजा कर रहे हैं। मैंने अभी पिछले 14 अप्रैल को देखा कि तमाम विधायक अपने कुर्ते को लेकर, अपने अंगोछे को लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को झाड़ फूंक रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है, मैं जिस आदमी के सानिध्य में रहा हूँ, रामस्वरूप वर्मा एक बात कहा करते थे, मूर्ति पर माला, विचारों पर ताला, इससे बड़ा गड़बड़ झाला कोई और दूसरा नहीं हो सकता। तो सरदार पटेल की प्रतिमा तो ऊंची लगवा सकते हैं ये लोग, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानेंगे। विचारों को जिस दिन मानेंगे उस दिन RSS को कंडम करना होगा, और जो उल्टे सीधे बोल रहे हैं उनको जेल में डालना होगा, वो इनके बस की बात नहीं। और यही हाल डॉक्टर अम्बेडकर का है, यही हाल हमारे सारे महापुरुषों का है। ये प्रतिमा बना सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, उनके विचारों को फॉलो नहीं कर सकते। और अगर विचारों को फॉलो न किया जाए तो आप चाहे जितना अच्छा बोले, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसको अपने आचरण से आप नहीं जी पाते। सही, इस नाते आचरण से जीना जरूरी है।